नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 26 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक उठाएंगे, उस पे ऊपर लिखेंगे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट और अपने एग्जाम का नाम, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी पोस्ट आपको चाहिए अपने नाम के आगे उस पोस्ट को लिखिएगा। देखिए क्लास, मैं हर सेशन में आपसे एक बात कहती हूँ, ये जो प्रिपरेशन फेज है ना, इसको हम स्ट्रगलिंग फेज कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का प्रीलिम नहीं निकलता है, प्रीलिम्स और मेंस निकलता है तो इंटरव्यू नहीं निकलता है, और थोड़े थोड़े नंबर के मार्जिन से एक दो, ठीक है, तो उस समय बहुत दुख होता है। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत से स्टूडेंट बहुत दुखी हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया, लेकिन मैं सबको यही बात बार बार कह रही हूँ कि परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप आगे की तैयारी कर सकते हो। तो आने वाला जो एग्जाम है 2025 आप एंटर भी कर चुके हो, तो आप उसकी तैयारी कर लो अभी। हाँ, दुख होता है, रोने का मन करता है तो रो लीजिए, आप रो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत तैयारी की थी और मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो थोड़ी देर रोने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी इंसान हैं, इमोशंस होते हैं, हम खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। रो लीजिए, लेकिन रोने की भी एक सीमा होती है। ज़्यादा रोगे ना तो लोग आपसे परेशान होकर छोड़ देंगे आपको। इससे अच्छा अपना बंद कमरे में आराम से रो लीजिए और उसके बाद नए उत्साह के साथ अपनी तैयारी करिए, एक विश्वास के साथ। और सबसे पहले आपको किस पर विश्वास रखना है? खुद पर विश्वास रखना है कि मैं इस एग्जाम में अपीयर होऊंगा 2025 में, या फिर आप आरओ एआरओ 2023 में अपीयर हो रहे हैं तो मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा या रहूंगी। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। और रोज मेरे क्लास के पहले आप सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखेंगे हर दिन। ये सबसे पहला काम आप करेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि आप जब तक खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, कोई भी आपके कहां पर दिक्कत हो रही, कहां पर लैग कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, आपको नहीं बता पाएगा। आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करनी है कि किस सब्जेक्ट में कहां पर हमको दिक्कत हो रही है, एग्जामिनेशन हॉल में क्यों हम आंसर नहीं टिक लगा पा रहे हैं सही, प्रैक्टिस की कमी है, या हमको और पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ, ये गारंटी मैं दे रही हूं, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लिया रिलेटेड टू सब्जेक्ट और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आने वाले सेशन में मैं आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को कवर कर लूंगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस तो आपको खुद करना पड़ेगा, और शांत थोड़ा वातावरण में बैठ के जरूरी है। तो हमेशा ये वाली लाइन याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती, कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे, शुभ चिंतकों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और डिकोड एग्जाम से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में जीएस पेपर, सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर, मेंस में आपका जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और आपका एसए पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। और किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा क्लास। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और कोर्स लेकर आया है, राइटिंग कोर्स, जिसमें आपको मेंस में अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये बताया जाएगा क्लास। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टॉपिक है ना, आपका जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है। जीएस के सिलेबस को हमने वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसके कि आंसर्स आप लिख के हमें सेंड करेंगे।
और हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके मॉडल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉडल आंसर्स, ठीक है। तो आपको जैसे पता चले कि किस तरीके के आंसर्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है, कोई भी क्वेरी है मन में, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं, और जो पहला प्रश्न है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज का जो सेशन है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, और जो भी स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है वो तो इस क्लास को जरूर करिएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको की लगता होगा कि एनवायरमेंट इकोलॉजी तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, वो भी मेरी आज की क्लास को जरूर करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इस क्लास में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूं जो जनरली आपको नहीं मिलते हैं बुक्स में या फिर किसी कोचिंग की मटेरियल्स में, और यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आज की क्लास को जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम आप सही कह रही थी कि गलत कह रही थी, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि जो आप कह रही थी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव देखा जा रहा है, तो उसी बदलाव को समझते हुए आज के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से प्लस थ्योरी के माध्यम से। तो चलो, जो भी जहां बैठे हुए हो और निराश हो, बेचारे दुखी हो, तो एक स्माइल के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहना है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना नाम देखना है और फिर एक स्माइल के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करना है। पहला प्रश्न देख लो क्या दिया गया है यहां पर। क्लास जो पहला प्रश्न है आपका उसमें पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। लो पहला प्रश्न जूम हो गया आपका, चलिए कोई नहीं। लगता है कुछ स्टूडेंट्स अभी भी थोड़ा नाराज थे, दुखी थे, इसी वजह से पहली स्लाइड हट गई। तो जो भी जहां पर हो परेशान मत हो, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो क्या दिया गया है, मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूं। बोला गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है क्लास, आपसे क्या बोला गया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, मानव पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, स्टॉकहोम में या फिर रियो डी जेनेरियो में। अब आप में से जो ज्यादातर स्टूडेंट होंगे वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। जिन्होंने एनवायरमेंट थोड़ा पढ़ा है वो किन ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, 3 और 4 में कंफ्यूज होंगे। पहले और दूसरी जगह तो ये में ही कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। अब चौथे में क्यों कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि आप सभी को पता है रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में रियो समिट हुआ था, जिसको कि हम किस और नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं क्लास, अर्थ समिट के नाम से। और ये किस ईयर में हुआ था, 1992 में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं, 1992 में परीक्षा में पूछा जाता है रियो समिट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर जब हम स्टॉकहोम की बात करते हैं, यहां पर याद रखिएगा 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे इन्होंने मुद्दा पर्यावरण को रखा था। इसीलिए हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। पहली बार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने एनवायरमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मिनट क्लास, ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी स्टॉकहोम में।
ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी जो भी चीजें मैंने लिखी थी वो फिर से मैं लिख दूंगी, आपको याद रहेगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मैम गायब हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने पहली बार कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी एनवायरमेंट के ऊपर, जहां पर एनवायरमेंट को मुद्दा रखा गया था, और वो कॉन्फ्रेंस 1972 में हेल्ड हुई थी स्टॉकहोम में। यहां पर बोला गया था कि डेवलपमेंट, विकास, पॉवर्टी, मतलब गरीबी, और एनवायरमेंट, पर्यावरण में एक रिलेशनशिप, कि ये तीनों जो हैं वो इंटरलिंक है एक दूसरे से। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर तो आपका सही उत्तर थर्ड है। अब देखिए क्लास, यही चीज मैंने आपको बताई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था और 1972 में हुआ था। 1972 में किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? ये 5 जून से। इसीलिए 5 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए 5 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और 22 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? अर्थ डे मनाते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब कोई आपसे पूछेगा कि 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं, तो आप बता लेंगे क्योंकि 5 जून से ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी 1972 में, और पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को मुद्दा रखा था। यहां पर थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और थीम क्या रहती है? ओनली वन अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो, अब यहां पर एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन, वही चीज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के बारे में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में से ए, क्योंकि जो स्टॉकहोम है वो किस कंट्री में है? वो है स्वीडन में। यहां पर मैप में आप लोग देख भी सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया गया है? स्वीडन दिया गया है और ये स्टॉकहोम है, ठीक है। यहां पर गल्फ ऑफ बोथनिया आपको मिलेगा, यहां पर ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, स्वीडन से रिलेटेड एक और प्रश्न जो पॉलिटी का है, आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो भी देख लेते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, जिसको कि हम भारत में लोकपाल नाम से जानते हैं। तो पहली कंट्री जिसने कि ओम्बड्समैन इंट्रोड्यूस किया था वो कौन सी कंट्री थी? वो स्वीडन थी, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में। तो सेकंड आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ यूनेप के बारे में। परीक्षा में पूछा जाता है यूनेप। सबसे पहली चीज, यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएन मतलब तो आप सभी जानते हैं, जहां पर भी यूएन लिखा है इट मींस यूनाइटेड नेशन। कोई दिक्कत? यूनाइटेड नेशन। तो यहां पर मैं यूनेप का फुल फॉर्म लिखती हूं, यूनाइटेड नेशन। थोड़ा इधर हो जाऊं ताकि आप लोगों को दिखे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, ई मतलब एनवायरमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा ये यूनेप का फुल फॉर्म है, ठीक है। परीक्षा में यूनेप का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो बहुत ही मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूनेप का गठन कब हुआ, यूनेप का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो याद रखिएगा यूनेप का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। जब आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है 5 जून 1972 को, उसी समय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलो, अब यहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई है, एक बार मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन कराती हूं। ध्यान से सुनिएगा, अपने नोटबुक में एज इट इज लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनाइटेड, लिखो चलो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन
एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपको पता है, ये यूनाइटेड नेशन का पहला कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि एनवायरमेंट को मुद्दा बनाया गया। इसमें किन किन 3 चीजों की बात की गई थी, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहां पर डेवलपमेंट, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और एनवायरमेंट को इंटरलिंक किया गया। मतलब इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है उसमें गरीबी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जब आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल, जो कि बाद में आया है, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला गोल है उसमें क्या कहा जाता है, नो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान गरीबी से भी पहुंच रहा है। तो कभी भी अगर मेंस में आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे गरीबी के बारे में, तो वहां पर भी आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, एसडीजी गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी ये 1972 का समय चल रहा है, अभी हमने एसडीजी गोल्स की बात नहीं की है सतत विकास की। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर 1972 में ये स्टॉकहोम में हुआ। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में 5 जून 1972 को इसका गठन होता है। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि 5 जून को ही हम कौन सा डे मनाते हैं, जल्दी से मुझे बता दो, हम मनाते हैं एनवायरमेंट डे। ये भी आपको याद रखना है क्लास। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका थीम क्या था। अब देखा जाता है थीम पूछ लेता है, तो थीम आप क्या बताएंगे, थीम था ओनली वन अर्थ। क्या, ओनली वन अर्थ। आखिर हमारे पास खाली एक ही पृथ्वी है ना, तो अगर हम इस पृथ्वी को नाश कर देंगे तो रहोगे कहां। हम सब का हैबिटेट क्या है, ये अर्थ है। जितने भी जीव जंतु हैं सब इस पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, तो हमारे पास खाली एक ही प्लेनेट है, ओनली वन अर्थ। ये याद रखिएगा। अब परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां से इस पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे फिर हम कंपेयर करेंगे जैसे जैसे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्लास, यहां पर क्या प्रश्न पूछा गया है, रियो शिखर सम्मेलन डैश के साथ जुड़ा हुआ था। जो रियो समिट था वो किस चीज से रिलेटेड था, आर्द्र भूमि से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर्द्र भूमि से रिलेटेड था, ओजोन चरण से, ग्रीन हाउस गैसेस से, या जैव विविधता सम्मेलन से। तो देखो यहां पर आर्द्र भूमि की जब भी हम बात करते हैं, हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, तो मेनली हम रामसर साइट्स की बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। आप लिख सकते हैं, हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। ओजोन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, मैं यहां पर लिख देती हूं। यहां पर सबसे पहले हम वेना की बात करते हैं, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं और किगाली अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये क्या क्या है अभी मैं आज क्लास में आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होंगे। ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल की बात होती है। जैव विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात मैं कर रही हूं, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो गठन है ना, ये आपका रियो समिट में हुआ है। ठीक है, यहां पर जैव विविधता की बात मैं कर रही हूं जब मैं आपसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रही हूं। ध्यान दीजिएगा सारे पॉइंट्स को, क्योंकि किसी भी पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं वो महत्वपूर्ण है। यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो 4th होगा। ठीक है, चौथा आपका सही उत्तर है। देखिए ये क्या पूछा गया है प्रश्न, प्रश्न जो है वो आसान है, लेकिन जो थ्योरी मैं आपको बता रही हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार अगर आपने पीसीएस का प्रश्न देखा होगा तो उसमें भी पूछा गया है ना, ब्रंटलिन रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रश्न था। तो अभी हम सारे पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, इन विच ईयर अर्थ समिट, क्या बोला गया है, किस साल अर्थ समिट आपका हुआ था, इन विच ईयर अर्थ समिट ऑफ रियो दी जेनेरियो हेल्ड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये 1992 में हुआ था।
ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको हम रियो समिट कहते हैं। कहीं कहीं पेपर में आपको दिया रहता है रियो +10 क्या है, तो मतलब कौन से समिट की बात हो रही है, 2002 में जो समिट होगा, ठीक है। +10 मतलब 10 साल को उसमें ऐड कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास ध्यान से, क्या दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो तैयार की गई है। क्या बोला गया है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका बोला गया है, मैं लिख दूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की बात यहां पर की गई है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो तैयार की गई थी। ये आपकी कब तैयार की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के समय, अभी मैंने आपको बताया जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में स्टॉकहोम में, उसमें कौन क्या बना था, यूनेप बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो दी जेनेरियो, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, रियो समिट कहते हैं, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पर मैं लिख देती हूं, इसी को हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। और आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सेकंड है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992 के बारे में बताऊंगी, तो यहां पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करने होंगे, तो पेन अपनी तैयार रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े क्लास, इस प्रश्न को देखिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है। यहां पर बोला गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो किस चीज से संबंधित है। लिखा है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, SO2 उत्सर्जन से, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो फोकस रहता है वो ग्लोबल वार्मिंग पे रहता है कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, पृथ्वी हमारी और गर्म होती जा रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी वजह से ये फिनोमिना हो रहा है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वो क्या होगा, 4th। ठीक है, 4th आपका सही उत्तर होगा। UNFCCC में हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और ये क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या ध्यान दोगे, अब डिस्कस कर ले जल्दी से रियो समिट को। अभी मैं एक कंपैरेटिव चार्ट भी बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स रट जाए। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्लास, मैं एक चीज बताऊं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और जिस तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ ना, उतना अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं तो इतना समझ में आता है कि उनको एनवायरनमेंट में किस
टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसीलिए आज मैंने सोचा क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको कवर करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। रियो समिट की बात की गई है। अभी मैंने बताया रियो समिट को हम किन किन नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ हुआ, 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। अब यहाँ पर इस स्लाइड को देखो बहुत ध्यान से और अपनी नोटबुक में लिखते भी चलो। कहीं पर भी अगर परीक्षा में आपको नाम दे दिया जाए UNCED, तो मैंने आपको बताया ना, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास की बात यहाँ पर की गई थी। इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसका इंपॉर्टेंट आउटकम था वो क्या था, एजेंडा 21 रियो डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। परीक्षा में पूछा जाता है कि एजेंडा 21, पास्ट ईयर के पेपर्स अगर आपने देखा होगा तो वहां पर प्रश्न रहता है कि एजेंडा 21 कब आया था, ठीक है, तो दिया रहेगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, रियो दी जेनेरियो में, रियो समिट में, तो आप क्या टिक लगाओगे, अर्थ समिट, रियो समिट में एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया था। डन, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। अगला देखिए, कन्वेंशन ओपन फॉर सिग्नेचर। कुछ कन्वेंशन एडॉप्ट किए गए थे जिनको कि सिग्नेचर के लिए लोगों से, मतलब जो कंट्रीज थी वो उनसे जुड़ सकती हैं, उसके लिए बनाए गए थे। जैसे सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो पर्यावरण की बात करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी मैं लिखवा दूंगी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। एक एक चीज आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर, बस इतनी चीज याद रखिए। चलो अब कोई दिक्कत ना हो तो इसीलिए एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देख लो क्या दिया गया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां पर हिंदी में देख लो, जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात की गई है। क्या बात कही गई है, जैव विविधता पर कन्वेंशन की। इसको एडॉप्ट कब किया गया है, 1992 में, ठीक है। ये इनफोर्स में कब आया है, 1993 में, याद रखिएगा। यहां पर हमारे भारत ने क्या इसको रेक्टिफाई किया है, बताओ, CBD को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात करें, क्या भारत ने इसको रेक्टिफाई किया है, तो हाँ, हमारे भारत ने इसको रेक्टिफाई किया है, याद रखिएगा। परीक्षा में अगर पूछा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन कब आया था, तो याद रखिएगा रियो समिट, अर्थ समिट का नाम याद रखना। अब देखो, हम अपने भारत की बात अगर करें तो भारत में आप सभी को पता है जैव विविधता अधिनियम के बारे में, बताओ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में बताओ, जैव विविधता अधिनियम कब आया है, रटा होगा आप लोग ने, बायो डाइवर्सिटी एक्ट की बात मैं कर रही हूं, जिसको कि हम जैव विविधता अधिनियम कहते हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, जैव मतलब बायो, तो जैव विविधता अधिनियम कब आया है, 2002 में आया है। आपके परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखोगे। दूसरा याद रखना, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है। ये भी याद रखोगे आप लोग, 22 मई को हम कौन सा डे मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। एक चीज और, नेशनल NBA का गठन, NBA का गठन, NBA मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन कब हुआ है, तो इसका गठन 2003 में हुआ
है, ये भी याद रख लेना। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का गठन 2003 में हुआ है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेक्टिफाई कब किया था? तो 1994 में। ये याद रखिएगा। चलो अभी एक बार रिवाइज कराऊंगी तो सब नोट डाउन कर लेना। अभी भी नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब। अब देखो यहां क्या दिया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर मरुस्थलीकरण की हम बात कर रहे हैं। मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्ट में जो हम देख रहे हैं, जो हमारे ग्रीन लैंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो ग्रास लैंड्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो धीमे धीमे नदियां सूख रही हैं और सब जगह डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्ट में, रेगिस्तान में सब कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसी को कम्बैट करने की बात की गई है, उसी को निपटने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कैसे इनसे हमें निपटना है, ठीक है, इसकी बात कही गई है। तो यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी भी बात यूनाइटेड नेशन में की गई थी जब रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। लेकिन इसको स्थापित कब किया गया है? 1994 में। और ये फोर्स में कब आया है? 1996 में। ये याद रखिएगा। लेकिन इसका भी प्रपोजल उसी समय दिया गया था, ठीक है, रियो समिट के समय ही। लेकिन ये आपका एडॉप्ट हुआ है 1994 में और फोर्स में आया है 1996 में। चलो यहां पर अब हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसको के बारे में मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में। हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है जलवायु परिवर्तन में वो किसके द्वारा प्ले किया जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इससे भी कब एडॉप्ट किया गया था? रियो समिट के समय, अर्थ समिट के समय 1992 में। और ये इनफोर्स में कब आया था? 1994 में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्लास में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जब आपको बता रही हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अपने नोटबुक में एज इट इज लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आपको कंफ्यूज किया जाए। कभी कोई आपसे पूछे कि क्या वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, तो आप बोलेंगे हाँ, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। याद रखिएगा ये चीज, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, एसएफसी और एनएफ3, ये सारे जो हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। याद रखिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। लिखिए ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें लिखिए वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, परफ्लोरोकार्बन, SF6 और NF3, ये लिख लीजिए क्लास। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन किसमें होती है? वाटर वेपर में। उनको लगता है कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है, तो याद रखिएगा कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। हाँ, डायरेक्टली ह्यूमंस आर नॉट इन्वॉल्व इन एमिटिंग इट, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमंस द्वारा डायरेक्टली इसे नहीं एमिट किया जाता है ज्यादा कंसेंट्रेशन में, लेकिन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस में है। साथ ही साथ ओजोन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये जो ओजोन है वो समताप मंडल में है, स्ट्रैटोस्फीयर में है, तो ये हमें पैराबैग्नी किरणों से प्रोटेक्ट करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर यही ओजोन क्षोभ मंडल में आ जाए,
ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो ये एक पॉल्यूटेंट की तरह, द्वितीय प्रदूषक की तरह, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। क्योंकि जब ये हमारे ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन एटम O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, O3 बना देता है, जो कि ओजोन है। ठीक है, और ये जब ट्रोपोस्फियर में होता है ना, तो ये पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, ग्रीन हाउस गैसेस की तरह। ये याद रखिएगा आप लोग। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, उसको भी आपको नोट डाउन करना है जब क्योटो प्रोटोकॉल बताऊंगी। आप नोटिस करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें वाटर वेपर को नहीं दिया गया है। तो अभी आगे देखते हैं, पहले इतना नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए क्लास। देखिए, while water vapor is potent greenhouse gas, human not directly adding to its concentration, so it is not one of the primary driver of climate change but rather than one of the feedback। ये याद रखिएगा, वाटर वेपर हमारे द्वारा डायरेक्टली एमिट नहीं किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो है ये प्राइमरी ड्राइवर नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन तब भी ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम नेचर में वाटर वेपर कैसे आएगा? अरे जब वाटर साइकिल होती है तब भी जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती है तो पानी ऊपर क्लाउड के फॉर्म में कैसे बनता है? वाटर वेपर के थ्रू ही तो बनता है, वाष्प के फॉर्म में ही। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चल यहां पर देखो क्या प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जो है वो 1997 में हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.2% की कटौती। फिर दिया गया है समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता। प्रोटोकॉल 1997 से प्रभावी होना और प्रोटोकॉल 1999 से प्रभावी होना। अब इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सा उपयुक्त उत्तर है। याद रखिएगा क्लास, जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका आया तो था 1997 में, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ है, ये लागू हुआ है 2005 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। तो यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों गलत है। तो देखो C यहां पर है, CD यहां पर, D है यहां पर, C है यहां पर, A और B खाली है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाली A और B आपका सही उत्तर है। देख लीजिए एक बार क्लास, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? केवल A और B। चल अब क्योटो प्रोटोकॉल देखो, वही चीज दी गई है। अडॉप्ट कब किया गया है? एक मिनट क्लास, हाँ यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको अडॉप्ट कब किया गया है? 1997 में। इनफोर्स कब हुआ है? फोर्स में कब आया है? 2005 में। अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो 7 गैसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर परीक्षा में पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट बनाएगा तो यही पूछ लेगा। तो वो 7 गैसेस कौन सी हैं? सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स ए को अगर आप देखेंगे, एनेक्स ए में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है, ग्रीन हाउस गैसेस की, जिसमें इन्होंने 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है। और वो 7 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। ये याद रखिएगा। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल की जो 7 ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें आपको ना ही वाटर वेपर दिख रहा होगा ना ही ओजोन दिख रहा होगा। ये चीज दिमाग में बना के रखिएगा, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो एनेक्स ए है उसमें खाली 7 गैसेस की बात की गई है और ये वो 7 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। और ये जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है ना क्लास, इसे दोहा राउंड में ऐड किया गया था। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि कौन सी गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के 7 ग्रीन हाउस गैसेस में दोहा राउंड में ऐड किया गया था, तो वो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। इतनी चीज याद रखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पर अगर एग्जाम में आपके प्रश्न को डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा,
ये याद रखिए। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये देखो, ये आपसे पूछा जाता है कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, और कार्बन ट्रेडिंग की बात हम किस प्रोटोकॉल में करते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल में करते हैं। अब कार्बन है, ट्रेड है, मतलब ट्रेडिंग की जा रही है किसकी, कार्बन की। अब एक चीज याद से सुनना कि जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं ना, तो क्लास क्योटो प्रोटोकॉल में ना एक चीज देखा गया, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर औद्योगिकरण जो है वो बहुत पहले से है, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में है। तो ये चीज तो क्लियर थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है, उन्होंने ज्यादा कार्बन एमिट किया है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर हर कंट्रीज को उसकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एमिशन की। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल ने एक लिमिट सेट कर दिया था, लिमिट। अब मैं आपको एग्जैक्ट लिमिट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताती हूं। जैसे इन्होंने कहा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे हम ले लें कि यूएसए जो है वो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो खाली 1000 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है, एक लिमिट लगा दिया। 1000 टन से ज्यादा कार्बन नहीं एमिट करेगा यूएसए, ये एक लिमिट लगा दिया, ठीक है। और यहीं पर बोला गया जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी अगर हम देखें तो वो खाली 900 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकती हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सुनेंगे ना तो खट से समझ में आ जाएगा। थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैंने आपसे कहा कि यहां पर लिमिट लगा दिया गया, एक मिनट मेरा मार्कर चला जाता है, हाँ, लिमिट लगा दिया गया, ठीक है। जैसे कह दिया गया जो यूएसए है, ठीक है, वो खाली 1 टन ही कार्बन एमिट कर सकेगा, ठीक है। और यहां पर कोई दूसरी कंट्री है, जैसे हम मान ले नेपाल है, तो नेपाल जो है वो खाली 900 टन कार्बन एमिट कर सकती है। अब आपको पता है यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, तो इनको पता है कि इनको ये जो लिमिट दिया गया है 1K की, इससे ज्यादा एमिशन इनकी कंट्री में होगा, इनको ये चीज पता है। अब मान लो कि 500 टन का ज्यादा एमिशन इनको करना है, 500 ज्यादा, ठीक है, 500 ज्यादा करना है, तो यूएसए क्या कर सकती है, ये 500 जो है, जो इनको ज्यादा प्रोड्यूस करना है कार्बन का, वो ये नेपाल से खरीद सकती है। नेपाल से कह सकती है कि हम आपके यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लगा देते हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ जो कार्बन एमिशन है वो 500 से घट जाएगा, ठीक है, और आप यही 500 हमें दे दीजिए। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि यूएसए को 500 टन कार्बन ज्यादा एमिट करना है। अब वो सोच रहा है कि ये 500 टन मैं कहां से लाऊं, और अगर बिना कहीं कम किए मैंने एमिट कर दिया तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल की तो अवहेलना हो जाएगी। तो एक काम करता हूं, नेपाल के पास जाता हूं और नेपाल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगा देता हूं जैसे वहां पर जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो घट जाए। जैसे सोलर पैनल, विंड एनर्जी का यूज करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा देता हूं, और जब वहां पर -500 से जो प्रोडक्शन है कार्बन का वो कम हो जाएगा तो वही 500 यूनिट मैं खरीद लूंगा। तो एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में ये इनोवेशन ले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी वहां कम कर रहे हैं, और जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वो यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं उतना ग्रीन हाउस गैसेस वो अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकती हैं। यही कार्बन ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या दिया गया, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दी गई है, कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री जहां पर औद्योगिकरण हो गया है। इनको पता है कि इनके यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा होगा, तो अब ये क्या करेंगे, कार्बन की ट्रेडिंग करेंगे, कार्बन को खरीदेंगे। कार्बन को खरीदने के लिए ये टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी,
लगाएंगे, ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट ले जाएंगे किसी डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, किसी डेवलपिंग कंट्री में, एक विकासशील देश में, जैसे मैंने कहा चलो हम लोग मान लेते हैं अभी नेपाल, ठीक है। यहां पर एमिशन रिड्यूस होगा ग्रीन हाउस गैस का। आपको पता है जब यहां पर ग्रीन प्रोजेक्ट लग जाएंगे तो नेपाल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होने लगेगा वहां पर, और वही जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन कम हुआ है वो क्रेडिट इनको मिल जाएगा। अब उतना ये अपने यहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही कार्बन ट्रेडिंग होती है। समझ में आया क्लास? समझ में आया? चलो, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस ऐसे याद रखिए कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उनको जितने अमाउंट में कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है वो क्या करेंगे, उतने अमाउंट का कार्बन किसी डेवलपिंग कंट्रीज में कम प्रोड्यूस करा के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो उनसे उनके कार्बन क्रेडिट को खरीद लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न देखो क्या दिया है। वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बोला गया है। मरुस्थलीकरण का सम्मान करना, मैंने आपको बता दिया ये नहीं है। यहां पर सतत विकास लक्ष्यों को प्रतिपादित करना, ओजोन परत का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का सामना करना, सम्मान नहीं, सामना करना, फेस करना, ठीक है, सामना करना। तो आप सभी को पता है जब भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, हम ओजोन की बात करते हैं, ठीक है, हम ओजोन को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ओजोन लेयर को। तो ये थर्ड आपका सही उत्तर है क्लास। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पढ़ते हो लेकिन आप वियना कन्वेंशन नहीं पढ़ते हो। वियना कन्वेंशन जो है, ध्यान दीजिएगा, जो वियना कन्वेंशन है उसमें हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात सबसे पहले करते हैं। ये कन्वेंशन आपका एडॉप्ट हुआ है 1985 में और ये इनफोर्स में कब आया है, 1988 में। और वियना कन्वेंशन के थ्रू ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है 1987 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। यहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन आया था, ठीक है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, इसे 1985 में हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराया गया था और 1988 में कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर वियना कन्वेंशन की बात करें, ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट करने की बात करें तो कौन सी गैस की बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस है ओजोन लेयर डिप्लीशन के। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कहां से मिलती है, जैसे रेफ्रिजरेंट से मिलती है, फ्रिज से, एसी से, यहां से CFC एमिट होती है, ये याद रखिएगा। चलो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया ये कब आया है, 1987 में आया है और 1989 में ये इनफोर्स हुआ है। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। वियना कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, वियना कन्वेंशन की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो यहां पर ये आपका 1985 में आया है और इसी के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, याद रखिएगा। और वो आपका 1988 में इनफोर्स में आया वियना कन्वेंशन और ये 1989 में। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन किन गैसेस की बात की गई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, हेलोस की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की, फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म की और मिथाइल ब्रोमाइड की, ये याद रखिएगा। यहां पर ODS की बात की गई है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों की, ये इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया है, 1987 में, ठीक है। चलो, अब ये देखिए, ये आपकी PIB की न्यूज थी जिसमें बोला गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ये आपकी 16 सितंबर
23-24 की थी, तो इसको अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपको ये थीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज जो आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है वो ये है कि सोर्स क्या क्या है। जैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो मेनली ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है, कूलिंग जो काम करते हैं, जो ठंडा वाला काम करती है, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है। हेलोन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले में प्रेजेंट होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी फायर एक्सटिंग्विशर में। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडिसिव एरोसोल में, स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, महत्वपूर्ण है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो एयर कंडीशनर में और फिर फायर एक्सटिंग्विशर में ये प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण है ये भी। अब यहां देखो एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखना क्या प्रश्न है। The latest amendment to Montreal Protocol is, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सा था? तो वो आपका बैंकॉक अमेंडमेंट नहीं, कोपेनहेगन अमेंडमेंट नहीं, नैरोबी नहीं, किगाली अमेंडमेंट था। क्या याद रखेंगे? किगाली अमेंडमेंट। तो ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर किगाली अमेंडमेंट देख लीजिए आप लोग। किगाली अमेंडमेंट जो है वो कब एडॉप्ट किया गया है? 2016 में, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया है? 2019 में। ये याद रखिएगा। किगाली जो है वो रवांडा देश की राजधानी है और वहां का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा शहर भी है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु किगाली में भारत सहित 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करने के लिए एक कानून बनाया था, रूप से बाध्यकारी ऐतिहासिक किगाली समझौता है। तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर फोकस किया गया था, ये याद रखिएगा। बोला गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा क्या है? वो ज्यादा आपका नुकसानदेह है, तो ये याद रखिएगा, ज्यादा खतरनाक है। इस प्रश्न को देखिए, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल envisages the reduction in hydrofluoro consumption by 2040 to which extent? यहाँ पर बोला गया है क्लास कि जो किगाली अमेंडमेंट आपका आया था, ठीक है, उसमें कितना रिडक्शन बोला गया था? उसमें ये बोला गया था ना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है और कुछ टारगेट रखा गया था कि 2040 तक हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशन में कितना रिडक्शन करेंगे, कितना हम 2040 तक कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम कर देंगे। तो परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पर 50 to 55, 65 to 70, 80 to 85, 90 to 95। और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 80 to 85, ये याद रखिएगा, ठीक है। 80 to 85 से कम करने की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, द गोल इज टू अचीव, ध्यान दीजिए क्लास, द गोल इज टू अचीव 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजप्शन बाय 2047। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। कब आया है किगाली अमेंडमेंट? 2016 में। कब इन्फोर्स हुआ है? 2019 में, ठीक है, क्लियर। चल, अब इसके बाद मुझे आपको रामसर पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको जल्दी से रिवाइज कराऊंगी। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं आपको रिवाइज कराने जा रही हूं। यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, किगाली हो गया, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए नोट डाउन करते चलिए आप लोग। अब चलिए, जो चीज नोट करा रही हूं उसको आप लोग नोट डाउन करिए ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। सबसे पहले आज की क्लास में हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, नहीं यहां से नहीं, और पहले से स्टार्ट करते हैं। रुकिए, पूरी चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, एकदम क्लियर रहे, ठीक है। यहां से शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। जिसको कि हम क्या कहते हैं, UNCHE। ठीक है, दिख रहा है। मैंने आपको बताया ये 1972 में हुआ था। कहां पर? स्टॉक होम में। क्लियर है। यहां पर हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात की, जिसको कि हम यूनेप कहते हैं। क्लियर है, बताओ यूनेप। फिर मैंने आपको बताया ओनली वन अर्थ, क्या था इसका थीम था। ठीक है, ओनली वन अर्थ। और फिर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपको और क्या रखना है यार, 5 जून को हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं। याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा ये आपको? याद रहेगा इतना? अब दूसरा देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया अर्थ समिट, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं, और जिसको कि हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब UNCED, याद रखिएगा, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे? एजेंडा 21, ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, रियो डिक्लेरेशन, याद रहेगा। साथ ही साथ कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए क्लास, इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है मैंने। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये कब हुआ है? ये 1992 में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ती हूं। थोड़ा सा आगे भी आपको चीजें बता देती हूं, ठीक है। एक और स्लाइड लेते हैं हम लोग यहाँ पर, न्यू स्लाइड, और फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट बताने जा रही हूँ, एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फिर मैंने आपको जब UNFCCC क्लाइमेट चेंज की बात की, तो यहीं पर मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल बताया।
क्योटो प्रोटोकॉल में आपको क्या याद रखना है, ये कब आया है, 1997 में, और इनफोर्स कब हुआ है, 2005 में, याद रखिएगा। इसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं और 7 ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, जिसमें से NF3 जो है उसको हमने दोहा में ऐड किया है, याद रहेगा, बताओ। चलो, उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, वियना कन्वेंशन के बारे में, वियना कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। वियना कन्वेंशन के बाद आप देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही आगे आप देखते हैं किगाली अमेंडमेंट, जिसमें हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की थी। बताओ, याद रहेगा। वियना कन्वेंशन कब आया है, 1985 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, याद रखिएगा, और ये 2016 में, याद रहेगा। इंप्लीमेंट कब हुआ है, 1988 में, 1989 में, और ये 2019 में। हमने इन सब में किसकी बात की है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में। क्लियर है क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी टाइम है काफी, तो हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है। रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड है। इसको कब अडॉप्ट किया गया है, यहां पर देख लो आप लोग, इसको अडॉप्ट किया गया है 1971 में, याद रखिएगा। कहां पर, रामसर, ईरान में। और फोर्स में कब आया है, 1975 में। तो यहां पर रामसर कन्वेंशन में हम आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात करते हैं, याद रखिएगा। चलो आगे देखें, स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में, ये कन्वेंशन है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस नहीं है 1972 वाली, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ध्यान दीजिएगा क्लास, एक मिनट, ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, ये आपका 2001 में हुआ था, ठीक है, इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और फोर्स में कब आया है, 2004 में। और ये किस चीज से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। यहां पर ध्यान दीजिए, स्टॉकहोम समझौता एक इंटरनेशनल संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए है, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जैसे कि जो पेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में प्रश्न बनता है। हम लोग साइट्स की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग पे रोक है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए क्लास, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइट फ्लोरा एंड फौना। एडॉप्ट कब किया गया है, 1963 में, आया कब है, 1975 में। यहां पर क्या बोला गया, इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका ट्रेडिंग नहीं। अब पता चला आप जानवरों को मार के उनकी खाल बेच रहे हो, बाल बेच रहे हो, नाक बेच रहे हो, नाखून बेच रहे हो, हड्डियां बेच रहे हो, तो उस पर रोक लगाने के लिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा इंडेंजर्ड स्पीशीज का, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, ठीक है, चाहे वो हर्ब्स हो। ये कब आपका एडॉप्ट हुआ था, 1963 में। इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1975 में, याद रखिएगा। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। बॉन कन्वेंशन से रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए। जो बॉन कन्वेंशन था, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ही एक हिस्सा था। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई थी, माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की।
और ये कब आया है? 1979 में और 1983 में इसे इन्फोर्स किया गया है। माइग्रेटरी स्पीशीज, अभी आप देखते होंगे गंगा जी में अगर आप स्नान करने गए थे, बनारस घाट जाइए तो वहां पर आपको सारस पक्षी दिखेगी, मतलब वहां पर आपको पक्षियां दिखेंगी जिनको कि हम साइबेरियन कहते हैं, साइबेरियन बर्ड्स दिखते हैं जो कि साइबेरिया से आती हैं, तो वो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। इस समय वो साइबेरिया से आती हैं, फिर वो उड़कर साइबेरिया वापस चले जाती हैं, तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, प्रवासी जानवर जिसको लिखा है ना, प्रवासी जानवर और उनके आवासों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? प्रवासी जानवर जो थे उनके संरक्षण के लिए। अब देखो यहां पर एक प्रश्न कैसे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है प्रदूषण माप और रोकथाम के लिए भारतीय मानक, फिर विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशन, नगर पालिका और औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए भारतीय मानक, और वायु और अपशिष्ट जल में प्रदूषण को वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बेसल कन्वेंशन की बात करते हैं, क्या है परीक्षा में पूछा जाता है, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये खतरनाक कचरों के जो परागमन और आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्या है, दिशा निर्देश है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है ना, बेसल जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका हैजार्डस वेस्ट से। किससे रिलेटेड है? हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। यहां पर अभी हमने देखा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्या है, वेना कन्वेंशन, याद रखिएगा। वेना कन्वेंशन को हमने देखा था ना, वो किससे रिलेटेड है? पीओपी से रिलेटेड है। अभी जब आप मरकरी की बात करेंगे तो मिनामाता कन्वेंशन, ये पूछा गया है क्लास, ये सब मिनामाता कन्वेंशन की बात हम यहां करेंगे। और जब हम हैजार्डस वेस्ट की बात करेंगे तो हम बेसल कन्वेंशन की बात करेंगे, याद रखिएगा। यहां पर क्लास देख लीजिए, जो बेसल कन्वेंशन है वो हैजार्डस वेस्ट के डिस्पोजल से रिलेटेड है। अब दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अपने देश का जो हैजार्डस वेस्ट है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां ले जाकर डंप करते, तो इस पे रोक लगाने के लिए बेसल कन्वेंशन आया था। इट वाज अडॉप्टेड इन 1989 और 1992 में ये इन्फोर्स किया गया था, याद रखिएगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसका मुख्य फोकस विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आयात निर्यात को बाधित करना है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जिसमें भारत एक पक्ष है, संबंधित है किससे? कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस का मुकाबला करना और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करना, जैव संरक्षण जो जैव विविधता पर सम्मेलन के तत्वावधान में चर्चा करता है, मानव जीवन को बीमारियों से बचाने के लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थों का मुकाबला करना, सूक्ष्म क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि की खेती में सुधार करके मरुस्थलीकरण की घटना का मुकाबला करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जैव संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि जैव संरक्षण की बात कर रहे हैं जो जैव विविधता पर सम्मेलन के तत्व से आपका रिलेटेड है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है? जैव संरक्षण जो जैव विविधता पर सम्मेलन के तत्वावधान में चर्चा करता है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है जो कि बायो सेफ्टी से रिलेटेड है टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एडॉप्ट हुआ था 2000 में, फोर्स में कब आया था? 2003 में फोर्स में आया था। क्लियर है क्लास? यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। डायरेक्ट, ये प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, किस वर्ष में ये प्रोटोकॉल आया था, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं। क्लियर रखिएगा क्लास, यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता के रूप में कार्टेजिना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था।
ठीक है। 11 सितंबर 2003 में को लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन सब का ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, यूएन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। जब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट जो है, हम लोग जब पढ़ते हैं फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन करने की बात करते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, पेड़ जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने लिए भोजन तो निर्माण करेंगे ही साथ हमको ऑक्सीजन भी देंगे, पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें और आपको ऑक्सीजन देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये है यूएन रेड की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रोग्राम है जो कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, ठीक है। और ये इनफोर्स में कब आया था, 2008 में आया था। इन सब से अगर प्रश्न बनेंगे तो डायरेक्ट बनेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा, ये जो है ये रिलेटेड है किससे, फ्लोरा कंजर्वेशन से, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से, या फिर डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। नगोया प्रोटोकॉल आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, मिनामाता, नगोया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। अगर आपने पेपर्स को ध्यान से देखा होगा तो मैच करने के लिए आता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मिनामाता कन्वेंशन, ये सब किससे रिलेटेड है। मिनामाता कन्वेंशन आप बताते हैं मरकरी से रिलेटेड है ना। वेना कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया। अब नगोया प्रोटोकॉल की हम एक बार बात कर लेते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू कन्वेंशन। यहाँ पर इसको हिंदी में भी पढ़ने की आवश्यकता है। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का प्रमुख उद्देश्य आनुवांशिक, ठीक है, संसाधनों से उत्पन्न, किससे, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभ का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। यही याद रखेंगे तो आप आराम से पेपर में प्रश्न को कर लेंगे। ये कब आया है, 2010 में, और इनफोर्स कब हुआ है, 2014 में। क्लास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आता है, बस मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न आता है। एक तरफ आपको डिफरेंट कन्वेंशन के नाम, प्रोटोकॉल के नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको इनका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये दे दिया जाएगा और आपको मैच करना होगा। तो याद रखिएगा, नगोया प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये आनुवांशिक संसाधनों से जो लाभ उत्पन्न होते हैं उनसे रिलेटेड था, ठीक है। देखो मिनामाता कन्वेंशन कई बार आपके पीसीएस प्रीलिम्स में आरओ एआरओ में पूछा गया है। ये कब एडॉप्ट किया गया था, 2013 में। इनफोर्स में कब आया था, 2017 में। मिनामाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, जो मरकरी के जो निगेटिव इंपैक्ट होते हैं उनसे, ठीक है, उसको रोकने के लिए। टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी, जो पारा के कारण जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर और हमारे ऊपर, उसको रोकने के लिए मिनामाता कन्वेंशन साइन हुआ था 2013 में, इनफोर्स हुआ था 2017 में। याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। अब रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है ये आपको बस इतना याद रखना है, ये आपका है हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड से रिलेटेड ये भी है। देखिए इसे कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है कि इनसे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो रॉटरडैम भी किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, पेस्टिसाइड और जो केमिकल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। ये आपका कब अडॉप्ट किया गया है, 1998 में। इनफोर्स में कब लाया गया है, 2004 में। ठीक है क्लास, ये क्लियर है। चलो ज्यादा थ्योरी हो गई है लग रहा है आज। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक टेबल है, रामसर कन्वेंशन की बात मैंने आपको बता दी। रामसर कन्वेंशन 1971 किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन बता दिया, साइट्स बता दिया, इंडेंजर्ड जो क्रिटिकल जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए, ठीक है।
CVD मैंने आपको बता दिया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कि रियो समिट में लाया गया था, ठीक है। बॉन कन्वेंशन अभी मैंने बताया हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन, सारी चीजें डिस्कस कर ली है। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस 1997, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, रियो समिट। बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है आज आप लोगों के लिए, लेकिन ये जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं और उनको डिफिकल्टी होती है इस वाले टॉपिक में, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर एक भी प्रश्न यहां से बन गए तो आप समझिए कि बहुत से स्टूडेंट उस प्रश्न को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसको आप देख लीजिए क्लास, और अभी अगर रिसेंट में कोई भी COP हुआ हो तो उसको अपडेट करते हुए जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। ईयर आपको पता रहेगा क्योंकि अब परीक्षा में देखा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। आखिरी स्लाइड दिख गई होगी। अच्छा, जैसे ही स्लाइड दिखती होगी खुश हो जाते होगे ना कि वाह क्लास खत्म। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खुश होते हो तब भी अच्छा है, नहीं खुश होते हो तब भी अच्छा है, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और नोट डाउन करते हुए चलना। आज की जो इन्वायरमेंट की क्लास है उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, ठीक है। और पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्लास, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी, जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवर करने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जिन जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है। आने वाले क्लास में हम फिर क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन को लेके चलेंगे, लेकिन अभी इधर कुछ टॉपिक्स हम इसलिए कवर कर रहे थे क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि मैम इस टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा प्रश्नों के माध्यम से हम इन टॉपिक्स को कवर कर लें। अभी आधुनिक भारत में भी आगे का बचा हुआ है, 1920 से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो आप लोग बताइएगा स्टार्ट किया जाए कि नहीं, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, और क्या करेंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखेंगे, अपने भाई बहनों के आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखेंगे, और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखेंगे। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो और आने वाली क्लासेस भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए। क्लास हमेशा खुश रहिए, कभी भी नकारात्मक चीजों से अपने आप को मत घेरिए, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहिए। आपको जो आउटपुट होगा ना वो ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। इनपुट आप दो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच क्लास, बाय।